हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के बाय रामविलास सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के बीच जो संविधान की श्रृंखला चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए ये राज्य के अधीन जो विधानमंडल होते हैं, ये राज्य के विधानमंडल इसके अधीन जहाँ पर कि द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पर दो सदन होता है। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, ठीक है। और तीसरा अंग के रूप में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विधानमंडल के 3 अंग देख सकते हैं। जहाँ पर की द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, और जहाँ पर केवल एक सदनीय व्यवस्था है वहाँ पर केवल और केवल विधानसभा होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा करूँगा। ये ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चाहिए देखते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद दोस्तों, जब आप संसद पढ़ रहे थे तो संसद के तहत हम आपको लोगों को ये बताए थे कि संसद के 2 सदन होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग उच्च सदन, एक को कहते हैं निम्न सदन। उच्च सदन को कहते हैं हम लोग राज्यसभा और निम्न सदन को कहते थे लोकसभा। संसद के अंग में राष्ट्रपति भी होते थे, है ना। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा से समझेंगे। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के बारे में आप लोगों को ये बताया गया था कि यह एक अस्थायी सदन है, ठीक है। ये उच्च सदन के रूप में जाने जाते हैं और ये निम्न सदन है, ये अस्थायी है। इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा का तुलना आप विधान परिषद से कर सकते हैं। इसे भी उच्च सदन कहा जाता है विधानमंडल का, लेकिन इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। ये विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, ठीक है। और फिर ये निर्माण भी किया जा सकता है। कुछ प्रावधान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो लोकसभा है, लोकसभा का तुलना हम कर सकते हैं विधानसभा से। लोकसभा की तुलना किससे करेंगे दोस्तों? तो विधानसभा से करेंगे, ठीक है। रिलेट करके पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं विधान परिषद को, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं दोस्तों, इसे हम लोग एमएलसी के नाम से जानते हैं। इसके नाम से एमएलसी के नाम से। और विधान आपका जो सभा के सदस्य होते हैं उसे हम लोग एमएलए के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे। तो विधान परिषद के बारे में चर्चा करते दोस्तों। कहता है स्थापना और समाप्ति। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया। इसे आप ध्यान रखेंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दोस्तों? 169 में किया गया है, ठीक है। ये दोस्तों आपको बताया था कि राज्यसभा की भांति है, लेकिन इसे भंग किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो ये सब जुड़ता ही नहीं, राज्य समाप्ति की बात, ठीक है। इसे भंग किया जा सकता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का क्या होता है? उच्च सदन होती है, अभी चर्चा किए थे। और निम्न सदन पूछेगा तो विधानसभा हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि क्या क्या स्थापना या समाप्ति की प्रोसेस होती है, ठीक है। कहता यदि राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कर सकती है। इसे ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि अगर हमें राज्यों में विधान परिषद है, यदि किसी राज्य में, आपको आगे चर्चा करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है केवल 6 राज्यों में ही आपका विधान परिषद है। कौन कौन है तो आगे अभी हम चर्चा करेंगे मैप के द्वारा। अभी आप जान लीजिए थोड़ा सा। यूपी है, बिहार है, यूपी बिहार है ना, कर्नाटक है, और फिर आपका महाराष्ट्र है। दो करके यूपी बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र, और एक है आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, है ना। ये 2 2 4 2 6 राज्यों में ही द्विसदनीय व्यवस्था, 6 राज्यों में ही आपका विधान परिषद है, ठीक है। तो ये 6 राज्य में से अगर कोई राज्य चाहे, मान लीजिए आंध्र प्रदेश यह चाहे कि विधान परिषद की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, तब क्या होगा कि विधानसभा के जो सदस्य होंगे तथा कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा जितना उपस्थित हो उस सदन में और मतदान करने वाले हैं उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित कर दे, तब उसे संसद उस राज्य में विधान परिषद की समाप्ति कर सकता है, ठीक है। जहां पर है उसको समाप्त कर सकता है। और अगर 6 के अलावे और जो राज्य हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गुजरात की उदाहरण ले सकते हैं। गुजरात में विधान परिषद नहीं है, तो अगर गुजरात चाहे, गुजरात की विधानसभा यह चाहे कि हमारे राज्यों में भी विधान परिषद हों, तब उसके लिए क्या करना होगा कि जितने विधानसभा सदस्य हैं उसका कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत और फिर जो उपस्थित सदन में चल रहा हो और मतदान करने वाला उसके 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दे, तब संसद गुजरात में भी क्या कर सकता है? विधान परिषद का गठन कर सकता है। ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये विधान परिषद का स्थापना भी किया जा सकता है, समाप्ति भी किया जा सकता है, लेकिन राज्य की विधानसभा के सिफारिश पर, और उसमें भी कुल सदस्य जितना उसका पूर्ण बहुमत और जितना उस दिन उपस्थित हो और मतदान करने वाले उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे तब, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर की द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय कहने का मतलब हुआ कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, विधानसभा और विधान परिषद भी है, ठीक है। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो एक सदनीय होगा वो केवल और केवल वहां पर विधानसभा होगा, विधान परिषद नहीं होगा। और जो द्विसदनीय होगा उसमें तो दोनों रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन है अभी थोड़ा चर्चा भी किए थे। आपका ये क्रम से नहीं लिखा गया, आगे हम देखेंगे। ये मैप देखिए, मैप के माध्यम से आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कहाँ चलेंगे दोस्तों? यूपी बिहार। कौन कौन है? यूपी और बिहार। यूपी बिहार 2 ये सटा हुआ है, फिर ये 2 है कर्नाटक और महाराष्ट्र, 2 2 4, और फिर यहाँ से है कौन कौन? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ की द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधान परिषद भी है। तो ये 6
राज्यों में कितने कितने सीट हैं ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट है जो कि सबसे अधिक है विधान परिषद की संख्या, ठीक है। विधान परिषद सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 100 है, कर्नाटक में 75 है और बिहार में भी 75 है। ये दो को याद रखेंगे, कर्नाटक और बिहार में 75 है, जबकि महाराष्ट्र में 78 है और आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40 है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। 6 राज्य है ही, तो 6 राज्य में कितने कितने विधान परिषद है इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा वाला तो याद ही रहेगा, सबसे ज्यादा यूपी में 100 और सबसे कम तेलंगाना में आपका 40 और 2 कर्नाटक और बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78 और आंध्र प्रदेश में 58। यानी दोनों की अंतिम में क्या क्या है 8 है जो भिन्न है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों। तो कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? 6 राज्यों में। कौन कौन है दोस्तों? आपका यूपी, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो फिर से एक बार, यूपी में 100, बिहार में 75, अब बिहार के साथ कौन थे दोस्तों? तो कर्नाटक में भी 75, महाराष्ट्र में 78 और आपका तेलंगाना में 40 और आंध्र प्रदेश में 58, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आप सदस्यों की संख्या की बात करें कि कितनी सदस्य होनी चाहिए, ये तो अभी है, तो क्या सदस्यों की संख्या का क्या आधार है इसके बारे में देखते हैं। कहता है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों अपना बिहार का, कहाँ का बात करें? बिहार का। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, ठीक है। तो कहता है 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, यानी विधानसभा सदस्य जितना है उसके कुल संख्या का 1/3, यानी 243 है, अगर इसका 1/3 किया जाए तो 3/24 अरे 81 सीट होता है, जबकि बिहार में मात्र कितना है दोस्तों? तो 75 सीट है, ठीक है। यानी कि 1/3 हो सकता है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। कम हुआ 75 है, 81 तक हो सकता है अभी, और चाहे तो बिहार सरकार बढ़ा सकती है, ठीक है, संसद से सिफारिश करके। तो ये ध्यान में रखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, 1/3 हो सकता है या उससे कम हो सकता है। और कहता है लेकिन किसी भी स्थिति में यह संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना है, 40 से कम भी नहीं हो सकता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये सबसे कम कहाँ था दोस्तों? तेलंगाना में कितना था? तो 40 ही था, यानी कि बॉर्डर पर ही था तेलंगाना में, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। क्या क्राइटेरिया? विधान परिषद सदस्यों की संख्या का कुल जितने विधानसभा है उसके कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और फिर आपका न्यूनतम 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सभी राज्यों में आपका ये द्विसदनीय व्यवस्था भी नहीं है, ठीक है। अब इसकी क्या क्या योग्यताएं हैं और कार्यकाल हैं। इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है दोस्तों। अभी आप एज की क्राइटेरिया को आप ध्यान में रख लीजिए, बार बार ये आते रहता है। 35 वर्ष किस का आपका ये कार्यकाल है, ये भी ध्यान रखिए। 35 वर्ष जो कार्यकाल है दोस्तों, 35 वर्ष का कार्यकाल आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का और फिर आपका राज्यपाल का यानी गवर्नर का। ये 3 ऐसे पोस्ट हैं दोस्तों जिसके लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं अगर 30 वर्ष किसका न्यूनतम होना चाहिए। तो 30 वर्ष के लिए आपको ये राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और फिर एक अभी आपने पढ़ा विधान परिषद, विधानसभा नहीं विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और 25 वर्ष किसका है? तो 25 वर्ष के लिए है आपका लोकसभा के सदस्यों के लिए, लोकसभा सदस्य और फिर विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष किसका होना चाहिए? 21 वर्ष में स्थानीय स्वशासन के अधीन जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, इसके सदस्य बनने के लिए आपका 21 वर्ष होना चाहिए। और मतदान देने के लिए 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप एज की क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो इसके यानी विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। जिस तरह से आपने राज्यसभा के देखे थे कि 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसके लिए भी सेवानिवृत्ति की व्यवस्था है, यानी रिटायर की व्यवस्था हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्ति होती है। आकस्मिक रिक्ति पर निर्वाचन सदस्य केवल शेष अवधि के लिए सदस्य रहता है, यानी किसी कारणवश कोई पहले से विधान परिषद के सदस्य है और कुछ समय के बाद यानी कि 2 साल तक ये है और उसके बाद में इसका किसी तरह से रिक्त हो जाता है ये पद, तो शेष जो सदस्य होगा वो 3 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा, ठीक है। अब इसके चुनाव की क्या प्रक्रिया है, चुनाव प्रणाली क्या है? तथा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। किस तरह से होती है दोस्तों? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होती है, यानी कि इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन इसका नहीं होता है। एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होती है। अब सदस्यों का चयन किस प्रकार से होती है? कहता है दोस्तों कि विधान परिषद की जो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि कितने कितने भाग किसके द्वारा ये मनोनीत किया जाता है। ये कुछ मनोनीत किया जाता है, चुनाव कौन कौन इसको मतदान दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 टर्म है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम कलर का यूज किए हैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए। स्थानीय स्वशासन और फिर राज्य विधानसभा के सदस्य, ये दोनों जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्यों का मतदान ये दोनों करेंगे, यानी कि जो चुनावी मुद्दा से संबंधित हो, यानी कि स्थानीय स्वशासन के जितने भी संस्था है सदस्य वो चुनेंगे और राज्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा ये चुने जाएंगे, ठीक है। 1/3 ये दोनों है। 1/12 पढ़ाई से संबंधित है, एक शिक्षक है या तो एक स्टूडेंट है, ठीक है। यानी 1/12 स्नातकों द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक किया, स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन यानी कि आपका BA किया हुआ हो, ठीक है।
तो 1/12 भाग ये आपका विद्यार्थी यानी कि स्नातकीय विद्यार्थी और 1/12 भाग अध्यापक के द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष शिक्षण का अनुभव ले चुका हूँ। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 और 1/3 कौन कौन? स्थानीय स्वशासन और राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा यानी विधायक के द्वारा और मुखिया पंचायत समिति ये सब के द्वारा। और 1/12 जो ग्रेजुएशन कर लिया हो 3 वर्ष पर पूर्व, और 1/12 जो टीचर हो 3 वर्ष तक शिक्षा का अनुभव कर चुका हूँ। और जो शेष बचता है दोस्तों, शेष 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा क्या होती है, मनोनीत किया जाता है। और वो मनोनयन होना चाहिए साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन, सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार बनता है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, क्या क्या ध्यान में रखेंगे कि जो चुनावी मुद्दा वाला है, तो चुनावी मुद्दा वाला स्थानीय स्वशासन और राज्य विधानसभा के सदस्य एकक तिहाई करेगा, दोनों एकक तिहाई। फिर पढ़ाई वाला 1/12 सदस्यों का चयन करेगा, यानी कि जो स्नातक कर चुका हूँ और फिर जो टीचर के रूप में ये 3 साल तक अनुभव ले चुका हूँ। और जो शेष बचेगा दोस्तों, वो शेष 1/6 हिस्से को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है, यानी कि 1/6 भाग का मनोनयन होता है और 5/6 भाग का क्या होता है, आपका चुनाव होता है। ठीक है, अब इसकी गणपूर्ति की बात करें, कोरम की बात करें, कहता किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 जो अधिक हो उपस्थित होना वह आवश्यक है। कोरम कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि कोई विधान परिषद का जो सदन है, ये सदन कब चालू करेगा, कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए। तो कहता है कम से कम 10 सदस्य हो या फिर कुल सदस्यों का 1/10 हो जो अधिक हो जाए। अगर हम 1/10 करेंगे तो 10 से कम हो तो कम से कम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तभी शुरू किया जा सकता है। और अगर 10 ही अधिक हो जाए, ये 1/10 वाला अधिक हो तो ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, तभी वो शुरू किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है, यानी विधान परिषद के 2 सदस्य को अपने सदस्यों में से ही एक को सभापति चुन लेते हैं और एक को उपसभापति चुन लेता है। ठीक है, सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होती है। यानी विधानमंडल कहें तो विधानमंडल का मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर जो तय करेगा, ठीक है, दोनों तय करेगा, वो आपका वेतन एवं भत्ता उसे सभापति एवं उपसभापति को दिया जाएगा। सभापति उपसभापति को संबोधित कर उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि सभापति अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो उपसभापति को देंगे और उपसभापति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो सभापति को देंगे। ठीक है, परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें पदच्युत भी किया जा सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है परिषद के सदस्य के बहुमत से। ठीक है, ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन की पूर्व की सूचना की आवश्यकता है। तो सब में लागू हो रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आप अभी देखे थे राज्यपाल में तो 50 पर्यंत था। ठीक है, यानी कि जितना भी हटाने की प्रोसेस चल रही है, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष की बात हो या फिर आपका राज्यसभा के अध्यक्ष की बात हो, उपसभापति की बात हो, ये सब में सबको 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा अगर आप ऐसा प्रस्ताव लाते हैं तो। इस प्रकार दोस्तों आपका विधान परिषद समाप्त हो जाती है, इनके राज्यों की उच्च सदन समाप्त हो जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा क्या होता है, कहता विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष। और विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थिति में राज्यपाल इसे पहले भी भंग कर सकता है। विधानसभा को सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं, यानी विधानसभा के अगर सत्रावसान करना हो, यानी कि कुछ समय के लिए आपका रोकना हो, तो उसके लिए क्या कर सकता है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल भी देगा तो विधानमंडल के सिफारिश पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष उम्र की चर्चा हम अभी डिटेल किए थे। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500 होना चाहिए। आपने विधान परिषद में देखा दोस्तों कि विधानसभा के अनुसार तय किया जाता है कि 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और फिर न्यूनतम आपका 40 होनी चाहिए। जबकि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कहता है न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 60 होना चाहिए और अधिकतम 500 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है दोस्तों, जो 60 से भी कम आपका सदस्य है विधानसभा के। कौन कौन है दोस्तों, वो 3 राज्य हैं, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है, सिक्किम में 32 है। ये विशेष व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें दोस्तों कि पूरे यूनियन टेरिटरी और राज्य को मिलाकर सबसे कम विधानसभा की सदस्य कहाँ है, तो पुदुचेरी में, जो कि 30 है मात्र। ठीक है, आगे चर्चा उसका हम लोग करेंगे, वो भी अपवाद में ही आता है। तो राज्यों में न्यूनतम कितना विधानसभा सदस्य होना चाहिए, 60, लेकिन अधिकतम 500। लेकिन यह कुछ अपवाद है, अपवाद को ध्यान रखेंगे। गोवा, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संस्थाओं का आरक्षण अनुच्छेद 332 देता है। ठीक है, और एंग्लो इंडियन के लिए तो आपका आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विधानसभा की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष का चुनाव सदन करता है, यानी विधानसभा के अगर अध्यक्ष को चुनना है तो अध्यक्ष का चुनाव भी सदन के द्वारा किया जाता है, नहीं अपने में से ही चुन लेता है। साधारणतः अध्यक्ष मतदान नहीं करता है, किंतु मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। अगर आप दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष और आपका राज्यसभा के सभापति के बारे में आप लोग ने अच्छी तरह से वीडियो देखा है, तब आपको ये समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो प्ले लिस्ट में आपको संविधान के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि लगभग 19-20 वीडियो डाला हुआ है। आप वहां पर जाएंगे और लिखेंगे लोकसभा के पदाधिकारी स्पेशल, उसका एक वीडियो बना हुआ, वहां पर आप देख लेंगे, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष मतदान नहीं करता है, लेकिन जब मत
मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के भी अध्यक्ष ये मतदान नहीं करता, लेकिन मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। अब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो तब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, यानी कि अगर लोकसभा को विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का चर्चा चल रहा हो, प्रस्ताव आ गया हो, तब वो उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक मानना है या नहीं, इसका भी निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करता है। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा था कि लोकसभा के अध्यक्ष भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये आपका विधानसभा के अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। सदन की बैठक के लिए जनपूर्ति कितनी होनी चाहिए? जैसे कोरम में आपने देखा था कि या तो न्यूनतम 10 सदस्य हो और नहीं तो जितना विधान परिषद के सदस्य उसके 1/10 आपका 10 हो, जो अधिक हो जाए तभी कोरम आपका ये सदन चालू रहेगा। तो यहाँ पर क्या प्रावधान है सदन की बैठक के लिए कोरम की? कुल सदस्य का 1/10 भाग, यानी कि इसका प्रावधान समाप्त है। ये कितना होना ही नितांत आवश्यक है। कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन करता है? कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने देखा था कि आपका केंद्र में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था, यानी निम्न सदन के प्रति, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे आपने प्रधानमंत्री के अधीन देखा था कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या मंत्रिमंडल के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित होती है तो पूरा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, और नहीं तो इसमें भी मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र दे दिया तो सब मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है। संवैधानिक संशोधन में इसे कोई पावर नहीं है। ठीक है। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, यानी एक नॉर्मली देखा जाए दोस्तों तो संवैधानिक संशोधन शुरू करने का पावर राज्य को नहीं है, लेकिन कहता है कि यदि कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ठीक है, तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक होता है। इसको समझने के लिए दोस्तों एक आपको प्रोसेस जानना पड़ेगा। आइए उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि संविधान में संशोधन कितने तरह से किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन 3 तरह से किया जा सकता है दोस्तों। एक होता है साधारण संविधान संशोधन, एक होता है विशेष बहुमत से संशोधन, एक होता है दोस्तों आपका विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानसभा से या विधानमंडल से सहमति। ठीक है। तो ये जो इस प्रकार के जो संवैधानिक संशोधन था उसमें राज्यों की भूमिका होती है, लेकिन उसमें भी पहले शुरू करेगा कौन? संसद करेगा। और संसद के दोनों सदन से अगर पास हो जाए तो एक राज्य का पावर नहीं है, आधा से अधिक राज्य होना चाहिए जो उसको स्वीकृति दे सके। आइए इस प्रकार के संशोधन दोस्तों आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि किस प्रकार के संशोधन करना होता है। तो ये तीसरे प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होता है जब मूल ढांचे में किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया हो, यानी कि मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ होने जा रहा हो, संविधान संशोधन की प्रोसेस में ही कोई छेड़छाड़ किया जा रहा हो, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में, यानी कि जो बड़ा मुद्दा हो, वैसे संशोधन के लिए ये तीसरे प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होता है, जिसमें कि राज्य के विधानसभा या विधान परिषद या विधानमंडल की भी योगदान होता है। तो यहाँ लिखता है दोस्तों कि संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक होना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाती है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसकी पुष्टि भी आवश्यक है। ठीक है। अब कहता है विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य की संख्या राज्यवार, यानी कि कुछ राज्य दिया गया है जिसमें कि विधानसभा और आपका विधान परिषद दोनों, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या तो आपको याद ही हो गया है। अब हम लोग देखने के प्रयास करते हैं विधानसभा में भी दोस्तों सभी को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस राज्य में चुनाव चल रहा हो या जिस राज्य के विधानसभा कुछ कारणवश चर्चा में रहा हो उसे आप ध्यान में रख सकते हैं। आइए एक हम सरसरी निगाहों से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा, इसे तो आप याद रख सकते हैं कितनी विधानसभा सीट है, तो 403 है। और विधान परिषद भी है यहाँ पर, यूपी में देखे थे कि 100 है, ये भी सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, जबकि विधान परिषद की बात करें तो महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75 विधान परिषद और कर्नाटक में भी 75, जबकि विधानसभा की बात करें 243 और कर्नाटक में 224। तो उसी प्रकार से आप ध्यान रखिए तमिलनाडु में 234 है, मध्य प्रदेश में 230 है, गुजरात में आपका 182, राजस्थान में 200 है, आंध्र प्रदेश में 175 और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद 58, उड़ीसा 147, केरल 140, असम 126 और तेलंगाना 40 है। ठीक है। और जो एक्सेप्शन है अपवाद वाला भी आप ध्यान रखेंगे कौन कौन था, मिजोरम था, गोवा और सिक्किम, जिसे यहाँ की मिजोरम और गोवा में 40-40 और सिक्किम में 32 है। आइए संशासित प्रदेश की बात करें दोस्तों। कहता है संघीय प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीट है, दिल्ली में 70, जबकि पुदुचेरी में 30 है। अगर ऑल ओवर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि भारत में सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ है, कुछ मेंशन ना हो, ना ही राज्य ना ही केंद्र शासित प्रदेश, और ऑप्शन में अगर पुदुचेरी हो तो आप आंसर क्या लगाएंगे? पुदुचेरी लगाएंगे, क्योंकि 30 है। अगर राज्य पूछ दे तो आपको आंसर लगाना है सिक्किम, क्योंकि 32 है। ठीक है। आइए निर्वाचन संबंधी कुछ अधिकार है। कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को भी प्राप्त है। आपको बताए थे कि राष्ट्रपति से संबंधित ये चुनाव में ये लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ये तीनों के निर्वाचित सदस्य आपका मतदान कर सकता है, ये चर्चा किए थे। ठीक है।
आइए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की मासिक वेतन को देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का मासिक वेतन ये सब आप पढ़ चुके हैं, एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। 5 लाख रुपया प्रतिमाह है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख है, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख है, राज्यपाल को 3.5 लाख है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 है, अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश दोनों को 2.5 लाख है, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2.5 लाख। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख और महान्यायवादी को भी 2.5 लाख है। अब हम लोग कुछ अधिकारी के बारे में शपथ किसको देता है, शपथ कौन दिलाता है और त्यागपत्र किसे देता है, इसे भी देख लेते हैं। हालांकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार हम लोग एक साथ देखने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश, अगर ये नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। और त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल किसको, राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश जो है को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, और त्यागपत्र भी देगा राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी देंगे राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ही नहीं लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, ये संसद सदस्य के रूप में लेते हैं, ये आपको चर्चा किए थे। और अगर इन्हें त्यागपत्र देना हो तो उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है। अब मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। आपको बताया थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं होते, बल्कि इसकी नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः वही व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। जिस तरह से लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद जो था दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है, यानी कि मंत्रिपरिषद में कोई निर्णय लिया गया है, राज्यपाल तक वो सूचना पहुंचाने का कार्य मुख्यमंत्री करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी का काम कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री करते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो राज्य विधान सभा में भी ये लागू होता है, मंत्रिपरिषद में भी और केंद्र में भी लागू होता है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से भी कम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अधिक होगा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 12 से कम भी नहीं। अगर 15% से अधिक करता है तो 12 से कम हो जाता है, तब वो 12 को चुन सकता है। अगर 12 कम है और ये अधिक है तो इसके अनुसार चलेगा, ठीक है। ये संशोधन भी ध्यान में रखेंगे। अगला कहता है दोस्तों कि जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना होता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। यानी कि राज्यपाल को कोई चीज मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना है तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को नहीं बुलाएंगे, बल्कि वो मुख्यमंत्री से ही बोल देंगे। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है, ठीक है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है, ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं दोस्तों, उस पर सीधे शासन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और वो नियुक्त करता है अपने द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहता है इस समय जब पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक है तो मुख्य आयुक्त कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इनकी ये जो दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार, यहाँ का उपराज्यपाल कहलाता है, जबकि चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहते हैं। कुछ नोट में दिया गया कि दोस्तों अनुच्छेद 239 के क्लॉज 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आपने देखा कि राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन 239 के क्लॉज 5 के तहत दिल्ली एवं पुदुचेरी में मुख्यमंत्री भी होते हैं, लेकिन उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं मुख्यमंत्री के सलाह पर। जैसे आप देखते होंगे दिल्ली के जो कुछ समय पहले आपका मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, अभी शायद रेखा गुप्ता करके हैं, आप ध्यान में रख लीजिएगा थोड़ा। तो उस सबका नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जब चाहेंगे उसे हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो राज्यपाल के प्रति होते हैं, ठीक है। यह अनुच्छेद 239 के क्लॉज 6 कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका लेक्चर समाप्त हो जाती है। अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आता हो तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है जीके हब बाय रामविलास सर, इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब हम लोग जल्दी करके ये इस संविधान के सेशन को समाप्त करेंगे, उसके बाद में हम ज्योग्राफी के सेशन को लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।